गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेंद्र पटेल अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे पहले हम लोग पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में हम लोग लोकतंत्र से संबंधित पढ़ते। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की हिस्सेदारी कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। लोकतंत्र में रहने के लिए है ना, जो एक राज्य में विविधता वाले लोग हैं, है ना, विविधता वाला देश है, उसको कैसे लोकतंत्र में इंक्लूजन किया जाए, उनको कैसे शामिल किया जाए, उनकी कैसे भागीदारी बढ़ाया जाए। और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें भी एक राज्य में अनेक जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, लैंगिक मसले होते हैं, उनको कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, सामंजस्य बैठाया जाए, लोकतंत्र में कैसे उनको हिस्सेदारी दिया जाए, है ना। ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अध्याय 4, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आइए उनका परिचय पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है। देखिए, हम लोग इसके पिछले क्लास में ये समझे थे कि लोकतंत्र क्या है, कि हमारे विकास का एक चरण है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना विचार होता है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में भागीदारी लेता है, तो उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। और ये हमारे देश के लिए कोई किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये है लिंग। देखिए, लिंग, धर्म और जाति, जो मैंने बताया ना, 3 असमानताओं पर गौर करेंगे। यही तीनों हैं। कौन कौन है? लिंग है, धर्म है और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताओं, ना, सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस बात पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह है। ठीक है, हम इस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं लैंगिक मसले और राजनीति। ठीक है, आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। देखिए, हम लैंगिक केवल लड़का लड़की नहीं, महिला पुरुष की बात नहीं करते, मगर उनसे रिलेटेड जो हमारी रूढ़ी विचारधारा है ना, जो हमारी मान्यता है ना, सामाजिक भूमिका बनाई गई है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो उससे रिलेटेड जो है डिफरेंसेस है, उसको हम वो कहेंगे लैंगिक असमानता। ठीक है, आइए देख रहे हैं इस पिक्चर को, आप देखिए क्या समझ में आ रहा है ना। आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, लैंगिक श्रम का लैंगिक विभाजन। देखिए, अब कहाँ से लैंगिक विभाजन हो रहा है, लैंगिक असमानता हो रहा है। हम जेंडर पे नहीं जा रहे, मगर उनके कामकाज, मान्यताओं को, उनकी भूमिकाओं को, सामाजिक पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखकर हम उनके लिए ये बात कर रहे हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन। देखिए, काम के बंटवारे का यह तरीका, जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों की नौकरियों से कराती हैं। देखिए, अगर ये घर है, सपोज, अब घर में कोई भी काम होता है वो महिला ही करती रहती हैं या महिला के द्वारा नौकर से कराई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, घर में पुरुष नहीं करता है
है ना। आगे देखिए, आप लोग देखते होंगे कि एक पुरुष है, सपोज वो बाहर जाता है, वही बावर्ची वाला काम करेगा, है ना, मगर शाम को जब आएगा घर तो वो कभी भी घर में किसी प्रकार का हिस्सेदारी नहीं करेगा। या किसी कंपनी में दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, है ना, लड़का महिला और पुरुष, पुरुष का काम और महिला का काम बराबर है, फिर भी जो वेतन मिलेगा तो पुरुष को ज़्यादा मिलेगा, महिला को कम मिलता है। और इनफैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलता है, यह भी देखने को मिलता है कि पुरुष 1 घंटा कम करते हैं और महिला 1 घंटा ज़्यादा करते हैं, फिर भी उनकी वेतन में डिफरेंस होती है ना। यानी यही विभाजन होती है, यही लैंगिक विभाजन होता है, ठीक है। हाँ, राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या यह राजनीति है? क्यों नहीं? अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीतिक मानना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर कह रहे हैं कि अगर राजनीति की बात है, मतलब सत्ता की बात हो रही है, तो पुरुष में भी प्रधानता को भी राजनीतिक मानना चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, राजनीति और सार्वजनिक विभाजन, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। बिल्कुल सही। देखो, आप लोग पढ़े हो ना, जानते हो इस चीज़ को कि क्या होता है, महिलाओं को पहले से ही या लड़कियों को पहले से ही वो माइंड में सेट कर दिया जाता है कि नहीं, आपको घर चलाना है, घर की चीज़ों को देखना है, बच्चा पैदा करना है, पालन पोषण करना है उनका, उनको मतलब एक चार दीवारी के अंदर ही पैक कर दिया जाता है। और लड़के होते हैं, उनको बाहरी चीज़ों को लिए अधिकतर फोर्स किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं, यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा काम काज, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द, देखिए यहाँ पे देखिए, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मर्द ये सारे काम नहीं करते, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये मर्द नहीं करते, करते सब काम। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम करके बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने यही चीज़ बोला ना, काम सब कुछ करते हैं मगर घर के अंदर कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता है। अगर यही घर के बाहर अगर पैसा मिला है तो वो काम करते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हों, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो औरत हैं वो घर के बाहर काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी करती हैं, ठीक है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक काम करती हैं। मतलब कि वो ऐसा नहीं कि घर में ही काम करती हैं, यहाँ तक पुरुषों के साथ खेती में भी अपना पूरा सहयोग करती है, पूरा काम करती हैं, ठीक है। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। देखिए बिल्कुल सही, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, कि जैसे एक परिवार है, ठीक है, हाँ, अब सॉरी, इसमें एक समुदाय, इसमें कई कई लोग हैं, ठीक है, जैसे अब क्या है कि एक मध्यम परिवार का जाती है, इसके यहाँ जॉब काम करती हैं, नौकरानी करती है ना। अब ये क्या है, दफ्तर में जाके काम करती हैं, है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। सच्चाई यह है, यहाँ से देखते हैं ना, सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। उन्हें रात दिन काम करके भी उतना श्रेय नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए महिला क्या होती है, दिन भर काम करती है, फिर भी उतना वैल्यू नहीं मिलता है जितना पुरुष 1 घंटा कर दे उनकी वैल्यू हो जाती है ना। यही चीज़ इस श्रम लैंगिक समानता को दर्शाता है। आइए यहाँ देखते हैं,
श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट कर रह गई, देखिए मैं पहले ही बताया था, और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। पुरुष जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामले में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। बिल्कुल, देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या था कि जो राजनीतिक मामला होता था ना, राजनीतिक चीज़ों में सिर्फ पुरुषों की ज़्यादातर भागीदारी थी, है ना। उनको वोट देना था, है ना। उसके सार्वजनिक चीज़ों में उनकी भागीदारी होती थी, सार्वजनिक पदों का चुनाव करने के लिए होती थी, चुनाव लड़ने के लिए होती थी, ये सब अनुमति थी। मगर जानते हो महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? आप मुझे कमेंट में बताओगे महिलाओं को या औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको फिर। हाँ, धीरे धीरे आइए देखते हैं। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में इन लोगों को मिल गया, या ऐसा बिना प्रयास का नहीं है, इन लोग प्रयास किए, है ना। धीरे धीरे एक पहले संगठन बनाए, है ना, संगठन के बाद अपने अधिकारों को लेकर इन्होंने आंदोलन किए, ठीक है। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने आंदोलन के औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। बिल्कुल सही। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आप समझिए कि नारीवाद होता क्या है ना। नारीवाद जो महिलाओं के अधिकारों की बात, उनकी शिक्षा की बात, उनकी सुरक्षा की बात करता है ना, उन्हीं को नारीवादी कहते हैं, ठीक है। और आंदोलन की बात है, मतलब जब उनसे संबंधित, अधिकारों से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनके क्रियाकलाप से संबंधित, बराबरी का दर्जा संबंधित जब आंदोलन करते हैं उसे नारीवाद आंदोलन कहते हैं। यही चीज़ क्या था, अब इन लोगों के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक दोनों में बराबरी की बात है। सिर्फ उन्हें राजनीति में नहीं, उन्हें सरकार के हिस्सेदारी की बात नहीं, बल्कि समाज में या अपने घर में भी पुरुषों के बराबरी का हिस्सा चाहिए। इसके लिए लोग क्या करने लगे, महिलाएं आंदोलन करने लगे, ठीक है। हाँ, आइए देखिए स्त्री और पुरुष की कुछ वानगी हैं। ये ऐसे हैं, वो घर में रहती थी, बाद में अपना अलग अलग रूप दिखाने लगे हैं, ठीक है। आज कहाँ से कहाँ पहुँची हैं, बाद में आएगी, ठीक है। आप समझिए उसको। आइए लैंगिक विभाजन के राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयों, शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता। देखिए वही ना, जब ये लोग आंदोलन किए, अपने अधिकार को मांगे, अपनी चीज़ों को बराबरी का हिस्सेदारी किए, तब इन्हें ये सब चीज़ मिलना शुरू हुआ। ऐसा नहीं, पहले शुरुआत में इन्हें सिर्फ एक चारदीवारी की, मतलब घर का मशीन समझ लिया जाता है कि घर में ही आपको रहना है, ठीक है। हाँ, आइए, है ना। जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का असर काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। ये जो देश है, नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ऊंचा है। बात खोले भेद खोले, नारीवाद क्या होता है, ठीक है। नारीवाद को पहले समझ लेते हैं, मैंने पहले बता दिया हूँ हालांकि।
हाँ, समझ लिए। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसर में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, ठीक है, उसे नारीवाद कहते हैं। जो नारी की महत्व को बढ़ाता हो, जो नारी के अधिकारों की बात करते हैं, नारी के बराबरी की बात करते हो, उसमें विश्वास करते हो, उसे नारीवाद कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम्म, देखिए, खुद पढ़े खुद सीखे, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्चुअल है। आप किताब लेकर थोड़ा सा देखिए इसे, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं। हमारे देश में आबादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। अब 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तब और आज में काफ़ी बदलाव हुए हैं, ठीक है। बदलाव में इसकी पहले उनको उतना अधिकार नहीं था जितना आज अधिकार है, मगर आज इतना अधिकार होने के बावजूद भी वो एक पुरुषों के तरह समान अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, उनके बराबर अभी भी नहीं है ना। हमारा समाज अभी भी पितृ समाज है। देखिए, पितृ समाज यानी जहाँ पितृ प्रधान हो, यानी जहाँ पुरुषों को प्रधान माना जाता है, और ऐसे देश में कहाँ हो पाएंगे, ठीक है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है, इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है। महिलाओं में आइए, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली महिलाओं की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली और कई जगह का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़कियों दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। देखिए, यही बात होता है। ऐसा आज का जो वर्तमान युग है ना, इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ पुरुष या लड़का ही आगे नहीं जा रहा है, इसमें महिलाएं भी कदम से कदम मिला रही हैं, मगर फिर भी उनके लिए कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कहीं बाधा हो जाती है कि वो आगे की एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते। जो पिता होते हैं, माता पिता, वो ज़्यादातर अपने संसाधन या पैसा वो बच्चों पर खर्च करना चाहते हैं, लड़कों पर खर्च करना चाहते हैं, और इस वजह से उनके पढ़ाई में मतलब ड्रॉप आउट हो जाता है, वो छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। इस तरह से उनका भी अभी अधिकार में कुछ कमी हो जाती है, ठीक है। मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती है, यहाँ देख लीजिए, मैं काम नहीं करती तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, पर मैं देखती हूँ कि वह लगातार काम करते रहती है। अगर वह जो करती है उसे काम नहीं कहते तो फिर काम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। आप देखते हो, एक घर में माँ होती है ना, हमेशा कुछ करती रहती है, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप घर में क्या करती हैं, तो वो सही बात है कि वो यही कहते हैं, हम हाउस वाइफ है, यानी अब सोचिए, घर की पत्नी है और वो कुछ काम नहीं करती, वो अपने काम को गिना नहीं पाती, क्योंकि उन कामों को गिना नहीं जाता है। जबकि रियलिटी यही है कि माँ हमेशा या महिलाएं हमेशा घर में कुछ न कुछ करती रहती हैं, ठीक है। आइए, बात बोले भेद खोले। जो हम पितृ प्रधान की बात कर रहे थे, नारीवाद हम समझ लिए, और पितृ प्रधान किसे कहते हैं उसको समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन। सिंपल सी बात है, पितृ प्रधान में ऐसा घर है ना जहाँ पर पिताओं का शासन हो या पिता प्रधान हो, ठीक है। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, आप पिक्चर के दिखा 2001 के लगभग का है ना, 2001 का ये है ना, उसके बारे में बताया गया है क्या क्या है। और 2000 राष्ट्रीय अनुपात 2011 में कुछ अलग थे, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड करिएगा, मैं बता देता हूँ, मगर फिर भी क्या है कि देखिए,
बाल लिंग अनुपात की बात यहाँ कर रहा है। ठीक है, इसमें 800 से कम था। ये जहाँ जहाँ रेड वाला जगह है ना, रेड, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 800 से भी कम महिलाएं थी। इनका इनका इंक्रीमेंट कम था। ठीक है, और कहीं जो ये वाला कलर है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर 800, 850, 8 से लेके 850 के बीच में महिलाओं की संख्या थी, यानी 1000 पुरुषों पर 850 महिलाएं थी। मगर एक चीज़ हमें बता दो, 2011 में 2011 की जनगणना में जो राष्ट्रीय अनुपात है 919 तक पहुंच गई है। ठीक है, हाँ, आइए चलते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। मैंने कहा था ना, महिलाएं 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी उन्हें वैल्यू उतना नहीं मिल पाता है, पर उसको ज़्यादा काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। अब समझ में आया? अगर यही पुरुष कर दे 1 घंटा ज़्यादा, भाई एक्स्ट्रा काम किया है, चलो, है ना, उनकी वैल्यू हो जाएगी, उनकी वैल्यू मिलेगी भी। ठीक है, यानी वैल्यू मीन्स पैसे भी मिलेंगे, और यही महिला कर रही है तो उनको नहीं होता है। यही चीज़ डिफरेंट है, यही चीज़ विभाजन है। ठीक है, आइए, समान मजदूरी से संबंधित, आइए यहाँ देखते हैं। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान अधिकार के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। देखिए, ये आपको याद रखना होगा, है ना। एक अधिनियम है मजदूरी से संबंधित, समान मजदूरी से संबंधित, जिसमें कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। यानी अगर फावड़ा पुरुष चला रहा है, वही काम महिला भी फावड़ा चला रही है, तो जितना 100 रुपया घंटा के हिसाब से अगर पुरुष को मिल रहा है, 100 रुपया घंटा के हिसाब से महिला को भी मिलनी चाहिए। ये ऐसा एक्ट बनाया गया है। ठीक है, बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों में समान काम किया हो। ये आज की भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि कानून बन गया है तो अब सब कुछ सही रहा, फिर भी उसका हम पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आज भी महिलाएं जिस भी एरिया में जा रही है ना, ऐसा नहीं वो उनका वर्चस्व है, उन काम अच्छा कर रही है, मगर फिर भी पुरुषों उतना उनको वैल्यूएबल नहीं माना जा रहा है, उनका काम के बदले पेमेंट नहीं मिलता है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। बिल्कुल, देखिए, है ना, ये कितनी विडंबना है ना। लड़की को जन्म देने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। बिल्कुल है। अब समझिए, अगर लड़की पता हो गया है कि लड़की गर्भ में है, तो उनको गर्भपात कराने की, या कई प्रकार से उनको दिमाग में उलझन होने लगती है ना, वही चीज़ें। इससे इससे देश का लिंग अनुपात, अब समझिए, इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 हो गई। अब सोचिए, पहले 940 932 तक थी, अब क्या हुआ कि लोग इसके बारे में सोचने लगे, लड़कियों को वैल्यू कम देने लगे, है ना। पता चल गया, गर्भपात करा लेते हैं, ऑपरेशन, है ना, अबॉर्शन करा लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये इनकी मानसिकता झलकती है लड़के और लड़कियों के विभिन्नता पर। ठीक है, उनके वैल्यू में, उनकी तुलना में। तो ये क्या हुआ, जो लिंगानुपात था वो धीरे धीरे गिरने लगा, 932 था, 940 था, अब उससे क्या हुआ, 919 तक आया, यानी 1000 पुरुषों पर 1019 ही महिला होती है। ठीक है, हाँ, साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात लगभग 850, और कई जगहों पर तो 800 से भी नीचे चला गया। हम मैप देखे थे, मैप में यही पता चल रहा था कि कहीं कहीं ऐसा जगह तो 800 से भी कम है, और कहीं कहीं 850 तक है। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिला, इसी हमारे मानसिकता की उपज है। ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं।
शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट और अनेक तरह के घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। देखिए, यही हो रही है हमारे भारत जितने अक्सर हो रहा है महिलाओं के लेकर, ठीक है। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं। अब उनकी हिंसा की बात हो गई है ना, उनकी भागीदारी की बात हो गई, किस तरह से उनको घर में क्या होता था, कैसे उनकी काम को वैल्यू दिया जाता है, कैसे उनको लैंगिक विभिन्नता समझा जाता है। असल ये अच्छा लैंगिक असमानता है ना, ये सबसे पहले अपने घर से शुरुआत होती है। सबसे प्रॉब्लम ये है कि वो घर से ही शुरुआत होती है। बच्चा माँ के गर्भ में है तभी से इस मानसिकता बन जाती है। लड़की है तो नहीं पैदा करना है, नहीं उनकी वैल्यू इतना करनी है ना, इस तरह से। लड़का है तो उनकी केयर ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें जन्म से होने लगती हैं, इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आइए देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा बात नहीं, ध्यान दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह या महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। बिल्कुल सही। देखिए, मैंने कहा ना, लोकतंत्र की सबसे बड़ा पिलर क्या है कि व्यक्ति या जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, है ना, यानी अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और हम सरकार का उसे भागीदार बनाते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ जो महिलावादी थे, महिलावादी कह लीजिए, नारीवादी कह लीजिए, महिला संगठन कह लीजिए, ये लोग क्या किए कि भाई इनको ये था कि अगर इन समस्याओं को दूर करना है तो जो सरकार में भागीदारी है ना, प्रतिनिधियों में भागीदारी, इनमें महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए, तभी ये कुछ हद तक दूर होगा। कुछ हद तक नहीं, मतलब काफ़ी दूर होगा, ठीक है। भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। देखिए, भारत में जो विधायिका है, विधायक वाले, है ना, वो उसमें महिलाओं का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुंच सकी है। मतलब 2014 में सिर्फ 12% पहुंची है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। अब सोच लीजिए, जबकि 50% का होना चाहिए, ऐसे में 50% की नहीं, अब लोकसभा में सिर्फ 12% और विधानसभा में 5% है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। सोचिए, भारत जैसे देश में अब पूरे विश्व में बहुत नीचे है भारत इस मामले में। देखिए, पीठ 44 का बॉक्स है, आगे आएगा तो देखेंगे, ठीक है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। देखिए, आप देख रहे हो ना, आप लोग कहोगे कि अगर अधिकार नहीं मिलता है, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी ना, ये सब कैसे प्रधानमंत्री बनी वगैरह, ठीक है, और नहीं मिला, मगर कितने लोग मिले। अगर वो बन भी गई है ना प्रधानमंत्री, उनको अधिकार मिल भी गया, तो मगर फिर भी मंत्रिमंडल जो होता है, जिसका सब कुछ कार्यभार वही लोग देखते हैं, उसमें भी पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। अगर सोचिए, करने वाले लोग पुरुष ही हैं, एक शासिका वो कैसे कार्य करेगी? जब तक उनके सहयोगी भी नहीं होंगे, उनके मत मानने वाले नहीं होंगे, तब तक कार्य को करना असंभव होता है। तो वही चीज़ है, ठीक है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज, है ना, के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों या नगर पालिकाओं में 1/3
पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। बिल्कुल सही, ये बात सही है। देखिए, उसी चीज़ को ध्यान में रखकर जो भारत सरकार में, भारत में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत होता है ना, ग्राम पंचायत और नगर निगम जो होते हैं ना, इनमें महिलाओं की संख्या, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की संख्या 1/3 यानी 1/3 यानी कुल मिलाकर 33% महिलाओं की आरक्षण की बात कही गई है या आरक्षित किया गया है। उसी के चलते आज महिलाओं की जो निर्वाचित महिलाओं की संख्या वो 10 लाख से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है। अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज़ है तो नारीवाद क्यों अच्छा है? हम समाज को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही। अगर जातिवाद खराब है, संप्रदायवाद खराब है, तो नारीवाद क्यों है? भाई सबको बराबरी का हिस्सेदारी तब मिलना चाहिए ना। फिर हम किसी चीज़ को, इस सब को बेसिक हम क्यों बना रहे हैं? ये सब हम क्यों आधार बना रहे हैं? ह्यूमनिटी माने बराबर होगा, सबके लिए सबके अधिकार की बात होगा। फिर भी है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो अभी विकास के चरण हैं। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा, देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। आपको याद है पहले सिर्फ कितना था ना, 2014 तक लोकसभा में कितना था? सिर्फ 10% कुछ था। ठीक है। और राज्यसभा में 5%। ठीक है, 5% या 5, हाँ वही, ठीक है, 10% मान लीजिए, इतना ही था। मगर जो आगे आके जो महिला कार्यकर्ता थे, नारीवादी थे ना, आंदोलनकारी थे, वो लोग क्या किए? उनका डिमांड था कि, हाँ, उनका डिमांड था कि जो लोकसभा है उसमें कितना मांगने की बात हो रही थी? 1/3 सीटें, है ना, 1/3 सीटें। और राज्य विधानसभा में भी 1/3 सीटें, यानी कुल मिला के 33% की बात कह रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा में भी 33% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, आरक्षित किया जाए। आइए, संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहा गया, इस संसद में पेश भी किया गया। पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से यह लटका पड़ा, है ना। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं हैं और यह पास नहीं हो सका। बिल्कुल, अब जान लीजिए कि पूरे राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ को एकमत नहीं हुए, इनको एग्री नहीं किए कि नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आज ये खाई बना हुआ है। ठीक है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? बिल्कुल नहीं। आप ये जानिए, जब तक मुद्दा उठेगा नहीं तब तक किसी को लाभ होगा नहीं, है ना। पहले बाल अपराध भी होता था, जब तक इसका मुद्दा उठा नहीं, लोग नहीं किए, तब तक इसके लिए कानून नहीं बना तो उनकी सुरक्षा की बात नहीं हुआ। बाल विवाह भी था, है ना, सती प्रथा भी था। मतलब ऐसे कई सी चीज़, जब तक हम किसी के प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक उनके अधिकारों की बात नहीं होती है। यही चीज़ कंडीशन महिलाओं के लिए भी हुआ और उनको राजनीतिक हिस्सा मिलना शुरू हुआ। ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं धर्म धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति। अब हम पढ़ लिए लिंग, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वो सब पढ़ लिए। अब हम इसको ये देख रहे हैं धर्म, संप्रदाय और राजनीति का क्या तालमेल है। ठीक है। हाँ, आइए
अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। देखिए, हम लोग लिंग के आधार पर कर लिए, लैंगिक विभिन्नता के आधार पर कर लिए, हम धर्म के आधार पर करते हैं कि कैसे विभिन्नता होती है ना। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है ना। अब समझ में आ रहा कि भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लेकिन विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। बिल्कुल, जैसे कि ऐसा नहीं, भारत अब देख रहे हो भाई, सपोज ये भारत है, भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, है ना। अपनी अलग अलग उनकी स्वतंत्रताएं हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में स्वतंत्रता मिल गई, उनकी अलग अलग है। मगर अब जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, है ना, सिर्फ अपने धर्म की बात होगी तब तक नहीं होगा। आप इसका एग्जाम्पल आप देख चुके हैं आयरलैंड में, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म थे, है ना, उनकी बात आप कहानी पढ़ चुके हो। ऐसे ही भारत में भी होने लगता है, विरोध होने लगता है ना। ये चीज, अब ये जो धार्मिक चीज़ों वो आने लगा राजनीतिक चीज़ों में। आइए देखते हैं कैसे आ रहा है ना। बात बोले भेद खोले। पारिवारिक कानून, पारिवारिक कानून होता क्या है ना, समझते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामले, है ना, परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। बिल्कुल, हमारे देश में अगर अलग अलग धर्म के परिवार हैं, उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। जैसे हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है ना, उनकी डिफिनीशन अलग अलग है, उनकी अलग कानून व्यवस्था बनाई गई है। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए। बिल्कुल, आइए इस पर भी थोड़ा गौर करते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। वो धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुस्लिम या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कभी भी धर्म से अलग राजनीति नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जो धर्म का मतलब था कि वो नैतिक मूल्य की राजनीति नैतिक मूल्यों से कभी दूर नहीं हो सकता। उनका कॉन्सेप्ट ये था, मतलब ये था, ठीक है। जो सभी धर्मों से जुड़े हैं, भाई नैतिक मूल्य तो सभी धर्मों से जुड़े हैं, चाहे वो कोई सी भी धर्म का हो, तो उस नैतिक मूल्य की बात करते हैं। उस नैतिक मूल्य को वो धर्म की कॉन्सेप्ट दे रहे थे। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होती है। बिल्कुल, हमारी जैसी वैल्यू होती है, हमारी जैसी धर्म की आदर्श चीज़ें होती है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपने राजनीतिक चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, निर्देशित करते हैं। अपने देश में मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले अधिकतर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। देखिए, ये जो मानवाधिकार समूह होता है, एक समूह है, ग्रुप है, उनका एक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि जो सांप्रदायिक दंगे जितने भी हुए ना, उसमें अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा लगते हैं ना, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी अल्पसंख्यकों की। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। बिल्कुल, जो अल्पसंख्यक जानते हो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जिस देश में, है ना, जिनकी संख्या कम हो, है ना, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। बहुसंख्यक जिस देश में जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जैसे भारत जैसे देश में, है ना। एक मिनट, ये भारत सपोज देश है, इसमें हिंदू रहते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, पारसी रहते हैं, मगर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू हैं, है ना, तो ये बहुसंख्यक हो गए। अब समझिएगा, बहुसंख्यक हो गए। अब ये सब जो है ना, ये अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। इसी तरह आप इसी कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। हाँ, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं।
इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उसमें बदलाव किए। देखिए, समता मूलक समान वैल्यू के, जो हिंदू के लिए महिला के लिए हो, मुस्लिम महिला के लिए हो, वो पारसी महिला के लिए हो, जो कानून पारिवारिक कानून बनाए ना वो सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम में के, देखिए मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मगर एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ कि हिंदू में एक विवाह दो विवाह कर सकते हैं मगर मुख्यतः एक विवाह को दर्जा दिया गया है। और ठीक है, अब मुसलमानों में आप दो विवाह तीन विवाह कर सकते हो, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ें हैं, अपने तलाक काफ़ी होते हैं तो उनके लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, इससे महिलाओं के भी होता है। अभी वर्तमान में आप देख रहे हो कि महिला तीन तलाक वाला जो केस था वो सॉल्व भी हो चुका है ना। ये सब चीज़ें हैं, आगे ऐसे ही डेवलप होती रहेंगी। ठीक है, आते हैं ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत और खतरनाक भी नहीं लगते हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार आदर्श मूल राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो उसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल भाई, इसीलिए तो भारत जैसा देश में पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुसंख्यक है तो हिंदू को एक्सेप्ट करता है, ऐसा नहीं है। वो सभी धर्मों का समान व्यवहार करता है ना, सबका सम्मान करता है। इसीलिए जब कोई भी देश सभी धर्मों के लिए समान बर्ताव करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, आइए सांप्रदायिकता देखते हैं। ठीक है, समस्या तब होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। बिल्कुल, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, समस्या वो नहीं है। समस्या जबकि किसी राष्ट्र द्वारा है ना धर्म को अपना आधार मान लिया जाता है, तब प्रॉब्लम होने लगता है कि और लोग रहने वाले हैं, क्या वो धर्म नहीं है कि उनकी नहीं, अरे कम है तो उससे क्या है तो धर्म। अब उसमें क्या होता है, विरोध होता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है कि नहीं वो कहते हैं हमारा धर्म होनी चाहिए, वो कहते हैं हमारा धर्म होना चाहिए। ऐसे में बहुत से सांप्रदायिक हिंसा हुई है। आइए देखते हैं पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की एक ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशेषता के दावे और पक्षपोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। बिल्कुल यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब यही होता है, जब किसी एक धर्म को हम प्रधानता मानते हैं, प्रधान बनाते हैं, तो दूसरे धर्म की हम क्या अवहेलना करने लगते हैं। ऐसे में उसका जो समस्या होता है विकराल हो जाता है, विराट हो जाता है और वो एक अलग दिशा में चल जाती है। ऐसा तब होता है जब धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। बिल्कुल देखिए, इसमें जो हिंदू का नारा चल रहा है ना कि हम हिंदू हैं, हिंदू देश है भारत, वर्तमान स्थिति में ऐसी कंडीशन बनी हुई है, ये यही का मतलब दृष्टिगोचर है कि इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी देश कोई भी किसी एक प्रधान जाति को धर्म को एक्सेप्ट करने लगता है, अपनी ही बड़कपन करने लगता है और दूसरे धर्म की अवहेलना करने लगता है, उनको अधिकारों की बात नहीं करता है ना, तो ऐसे में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। इसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं, सांप्रदायिकता से जुड़ा है। और भारत इसीलिए धर्म पंथ निरपेक्ष है। अब समझ में आ रहा, पंथ निरपेक्ष है, सांप्रदायिकता नहीं है, पंथ निरपेक्ष, यानी किसी भारत का कोई भी धर्म नहीं है, सिंपल सी बात है। आइए, सांप्रदायिक
राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। अब देख लीजिए, जहाँ पर ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा होगा, तो उनका सिस्टम होगा कि जो धर्म होता है वही समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनमें उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं और समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखाई देती है न कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोग के हितों में अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होते ही हैं और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उनमें यह विचार टूटने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। यह मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। बिल्कुल देखो यही बात होता है। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर वो किसी हम मान लीजिए कि एक कोई धर्म है, हम उसके प्रति अगर आस्था रखने लगे, हमारा धर्म दूसरा है, तो हम दो ही कंडीशन में रह सकते हैं। या तो हम उसके अंडर में रहेंगे नहीं, ठीक है, स्वाभाविक है भाई, हमारा भी धर्म है, हम अपने धर्म को क्यों नीचा दिखाएं। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो विरोधाभास होता है, राष्ट्र विभाजित होने में खंडित होने लगती हैं ना। भारत और पाकिस्तान इसी का देन है, समझ रहे हैं। वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बन गया, ठीक है। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। बिल्कुल, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये बुनियादी रूप से गलत हैं। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव नहीं है। बिल्कुल, प्रत्येक धर्म की प्रत्येक चीज़ों की मान्यता अलग अलग होती है। अब एक के डिफिनेशन के आधार पर सभी का डिफिनेशन मान लिया जाए, सभी के अधिकार मान लिया जाए, तो वो कैसे हो सकता है। हर चीज़ की अलग अलग होती है, ठीक है। वही बात इसमें बताया जा रहा है, यह संभव नहीं। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उनकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में हर तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उस समुदाय के विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। बिल्कुल सही। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, ठीक है। आइए हम समझते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है, जो डेली एक्टिविटी है ना उसमें दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल होती हैं। जहाँ भी सांप्रदायिकता होगा ना, एक चीज़ समझ लीजिएगा, वो सिर्फ अपने धर्म की व्याख्या करेंगे, अपने धर्म को सर्वोच्च बताएंगे, ठीक है, और उनकी सिर्फ उन्हीं के धर्म से संबंधित विचारधारा होगी। ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, बल्कि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। देखिए, मैंने यही चीज़ कहा ना, हाँ, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। सांप्रदायिक का आधार राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिक का दूसरा रूप है। बिल्कुल
ठीक है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। ठीक है, यानी एक चीज़ जानना, धर्म क्या है? एक डर है, मान लीजिए, है ना। हमेशा आदमी धर्म को ना, एक जिसे पहले आप जानते हो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म था। आप याद करिए रोमन में तो क्या होता था, जब 14वीं 15वीं शताब्दी में वहाँ होता था, अगर कोई बीमार भी हो जाता ना, धर्म को आगे लाया था, धार्मिक चीज़ों को, कि आपने दान नहीं दिया चर्च को तो इस वजह से आप बीमार हो, है ना, आप ये चीज़ नहीं किए तो बीमार हो। अब फिर ये सब क्या थी, भारत में भी ऐसे चीज़ें, आप भगवान को नहीं गए, मंदिर में नहीं चढ़ाए तो आप इसलिए बीमार हो, आपका ये संकट आ रहा है, ये डर डर पैदा किया जाता था धार्मिक चीज़ों से लेकर। ठीक है, ये जो आप बताए ना धर्म गुरु वगैरह लोग, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, चुनावी चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। बिल्कुल, है ना। कोई राजनीतिक पार्टी है, एक धर्मगुरु की व्याख्या करेंगे, है ना, उनकी धार्मिक चीज़ों को बताएंगे कि हम हिंदू हैं तो हिंदू की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा बनाकर उनको अलग मोटो मिल जाता है, उनको अपना आइडियल बना लेते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा, नरसंहार कराती है। बिल्कुल, देखिए यही चीज़ हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, है ना। यही हुआ था कि लोग काफ़ी हिंदू भी मारे गए थे, मुसलमान भी मारे गए थे, पारसी भी मारे गए थे, पंजाबी भी मारे गए थे, मतलब। ठीक है, विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। आप याद है कि पाकिस्तान से जो ट्रेन आती थी पूरे लाश के साथ आते थे, इधर से भी जाती थी पूरे लाश भर के जाते थे, ये क्या था, एक सांप्रदायिक हिंसा ही था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शासन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म की वैल्यू ना करना। ठीक है, आइए हम इसको अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। देखिए, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है शासन, क्योंकि ये क्लास 8वीं 9वीं में हम लोग इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी जगह रोक रहा हूँ, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो हम कल इसी चैप्टर को और धर्मनिरपेक्ष शासन की जगह से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अपलोड करने में आप ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसी जगह रोक रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट से कल हम फिर समझाएंगे आपको। थैंक यू।